नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी है जायदाद। ये कहानी ऐसे दो बेटों की है जो माँ बाप की जायदाद के साथ साथ माँ बाप को भी बांटने चले थे। क्या वो ऐसा कर पाए? चलिए सुनते हैं कहानी जायदाद। भरी पंचायत में रामलाल जी ने कुछ ऐसे फैसला सुनाया जिसको सुनकर सभी लोग दंग रह गए। पूरे गांव के लोग सरपंच के घर के बाहर इकट्ठे हो गए थे। सभी आपस में कानाफूसी कर रहे थे कि पता नहीं आज सरपंच जी कौन सा फैसला सुनाएंगे, क्योंकि आज बात ही कुछ ऐसी है। आज गांव में ही रहने वाले एक सामाजिक और प्रतिष्ठित व्यक्ति रामलाल का घरेलू मामला गांव की पंचायत में उठकर जो आ गया है। ना चाहते हुए भी रामलाल जी आज पूरे गांव की भीड़ के सामने नीम के पेड़ के नीचे सर झुकाए बैठे हैं। पास में ही उनके दोनों बेटे भी बैठे हैं। भीड़ के बीच में रामलाल की पत्नी गायत्री जी अपने चेहरे पर पल्लू किए हुए बैठी हुई है और सभी लोगों की बातें ध्यान से सुन रही है, लेकिन उनका मन बहुत घबरा रहा है। उनको यही चिंता खाई जा रही कि हाय, मेरे घर का लड़ाई झगड़ा गांव के पंचायत में आ गया है। मेरी इज्जत का क्या होगा? मेरे पति ने पूरी जिंदगी इतनी इज्जत कमाई है, उसका क्या होगा? बेटों ने तो मेरे पति की पूरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी है। आज मेरे बेटों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। मेरे पति तो हमेशा अपने सर को उठाकर स्वाभिमान के साथ जिए हैं, लेकिन आज बहू बेटों के घरेलू मामले की वजह से भरी पंचायत में मेरे पति सर झुकाकर बैठे हुए हैं। अपने पति को पूरे गांव के सामने सर झुकाकर बैठे हुए देखकर गायत्री जी की आंखें आंसुओं से सराबोर हो गई। अपने पति को उदास बैठा हुआ देखकर गायत्री जी का दिल बैठा जा रहा था। गायत्री जी बड़ी ही सरल स्वभाव की और साधारण सी घरेलू गृहिणी थी। जब से आई है तब से हर बात और हर काम में अपने पति का साथ देती हैं। कभी भी उन्होंने अपने पति से ऊंची आवाज में बात नहीं की है। पूरे गांव में उनके पति की बड़ी इज्जत थी, लेकिन आज उनके बेटों की वजह से घर का लड़ाई झगड़ा पंचायत में आ गया है। गायत्री जी गांव की औरतों के बीच पर्दा किए बैठी थी। पंचायत के सामने बहुत सी औरतें भी बैठी थी जो आपस में कानाफूसी कर रही थी। देखा, ये वही रामलाल है जिन्होंने अपने बेटों को पढ़ाने लिखाने में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। पूरी जिंदगी गांव में खेती बाड़ी करते रहे, काम करके अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसे भेजते रहे। आज बच्चे पढ़ लिख कर लेकिन थोड़ी सी गांव की जमीन के लिए और अपने माता पिता की जिम्मेदारी न लेने के लिए आपस में लड़े जा रहे हैं। माँ बाप अपने बच्चों के लिए कितना भी कर ले, लेकिन बुढ़ापे पर बच्चों को अपने माँ बाप बोझ ही लगते हैं। ये तो मैंने आज अपनी आंखों से देख लिया। क्या नहीं किया था रामलाल और गायत्री ने अपने बेटों के लिए। अपना पेट काट काट कर अपने बेटों को पढ़ाया, उनके शौक भी पूरे किए, लेकिन आज वही बेटे हैं उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे। देखो, ऐसे बेटों से तो बेटे ना हो तो ही अच्छा है। आसपास की औरतों की बातें सुनकर गायत्री जी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सच ही तो कह रही थी गांव की औरतें। क्या नहीं किया मैंने अपने बच्चों के लिए, और बच्चों की वजह से आज मुझे ये दिन देखने को मिला मिला क्या क्या अरमान सजाए थे बुढ़ापे में। अपने बहू बेटों के साथ आराम से रहेंगे, पूरी जिंदगी मेहनत की, खेती बाड़ी करते रहे, लेकिन बुढ़ापे में सुकून से जिएंगे। क्या पता था कि बुढ़ापे में हमारे बहू बेटे हमारी दुर्दशा कर देंगे। तभी गांव की सभी औरतें दूसरी तरफ देखने लगी। भीड़ छटने पर पता चला कि गायत्री जी के दोनों बेटे पूरे गांव के सामने आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे से गाली गलौज कर रहे थे। तभी गांव के सभी लोग दूसरी तरफ मुड़कर देखने लगे। उन्हीं में से एक दो लोग बोले, सरपंच जी आ गए हैं और उनके साथ पांचों पंच भी आ रहे हैं। आज तो रामलाल के घर का फैसला होकर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आज पता चल जाएगा कि रामलाल जी की जमीन और घर का बंटवारा किस तरह से होगा और कौन सा बेटा माँ बाप को अपने साथ रखेगा। पांचों पंच आकर के खाट पर बैठ गए। पूरे गांव के लोगों की नजर रामलाल जी और उनके दोनों बेटों और पंचों के ऊपर थी। सरपंच रामलाल से बोले, बोलो रामलाल, तुम क्या चाहते हो? अपनी कौन सी जमीन कौन से बेटे को देना चाहते हो और कौन सा घर कौन से बेटे को देना चाहते हो? रामलाल कुछ कहते उससे पहले उनके दोनों नालायक बेटे बोल पड़े, इसमें पिताजी से क्या पूछना, जमीन जायदाद हमें मिले तो बंटवारा हम ही कर लेंगे।
छोटा बेटा मोहित था। बोला, हमने तो पहले ही कह दिया था कि हमें पीपल के पेड़ के पास वाला खेत चाहिए और यह पक्का वाला मकान। तभी बड़ा बेटा श्यामू छोटे वाले बेटे से चिल्लाकर बोला, पीपल के पास वाला खेत तो मैं ही लूंगा। मैं हमेशा से उस पर खेती करता आ रहा हूं। मैं तुम्हें उसको नहीं लेने दूंगा। और रही बात घर की, तो जिस घर में मैं अभी रह रहा हूँ उसी घर में मैं रहूंगा। इस तरह से दोनों आपस में फिर लड़ने लगे और एक दूसरे की कॉलर तक पकड़ ली। अपने बेटों का ऐसा विभत्स दृश्य देखकर रामलाल जी और उनकी पत्नी गायत्री दोनों की आंखों में आंसू आ गए। गांव के कुछ लोगों ने सरपंच के कहने पर जाकर उन दोनों भाइयों को अलग अलग किया। सरपंच ने भी श्याम और मोहित को फटकार लगाई और दोनों को अलग अलग बैठने का हुक्म दे दिया। 75 वर्षीय रामलाल पगड़ी पहने हुए दोनों घुटनों के बीच में अपना सर झुकाए बैठे हुए हैं। आज वह सर पर तो पगड़ी पहने हुए है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि किसी ने उनकी पगड़ी की इज्जत को उछाल करके कीचड़ में फेंक दिया। रामलाल इधर बैठे बैठे अपने पुराने दिनों को सोच रहे थे कि जब मेरे दोनों बेटे पैदा हुए थे तब मैं कितना खुश था कि मेरे घर में दो दो बेटे पैदा हो गए। मेरी पत्नी भी तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। और कितने लाड़ प्यार से हम दोनों ने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, बिजनेस में भी पैसा लगाया। मेरी तो कोई सरकारी नौकरी थी नहीं, जो कुछ था खेती बाड़ी का ही तो था। खेती करके मैंने अपना घर बनाया। पहले तो सिर्फ 2 कमरों का कच्चा घर हुआ करता था। खेती से पैसे बचा बचा कर मैंने अपना 2 मंजिला मकान बनवाया। जब घर बनवाया था तो गांव के सभी लोगों ने मेरी कितनी तारीफ की थी। कहा था, देखो रामलाल ने अपनी मेहनत से अपने घर को चमका दिया है, अपना 2 मंजिला मकान बनवा लिया है। अरे गांव में उस समय 2 मंजिला मकान किसी के पास नहीं था। रामलाल जी बहुत मेहनती इंसान थे, कभी किसी का बुरा नहीं करते थे, हमेशा सभी लोगों की मदद के लिए तैयार। अगर कोई आधी रात को भी सहायता मांगता तो वो उसकी हर संभव सहायता करते। इस तरह से रामलाल जी का नाम पूरे गांव में एक भले मानुस के रूप में ही था। घर में पैसों की कमी ना थी, ना ही दूध घी की कोई कमी थी। रामलाल जी खेती बाड़ी का काम देखते और उनकी पत्नी गायत्री घर पर गाय भैंसों का सारा काम देखती। दूध और दही तो उनके घर में भरे रखे जाते थे। अपने बच्चों को खूब दूध पिलाया, जिससे खूब तंदुरुस्त रहे और हट्टे कट्टे हो जाए। धीरे धीरे बेटे बड़े भी होते गए। दोनों बेटे शहर में पढ़ने जरूर गए, लेकिन किसी का भी शहर में मन नहीं लगा, इसलिए वापस गांव आ गए, क्योंकि गांव का खानपान और शहर के खानपान में बड़ा फर्क था। मोहित अपने पिताजी के साथ खेती बाड़ी का काम देखने लगा और शामू ने गांव में ही एक किराना की छोटी सी दुकान डाल दी। दोनों अपना ठीक ठाक पैसा कमा रहे थे। दोनों बेटों की शादियां भी हो गई, बहुएं घर में आ गई। 2 साल तक तो घर में सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन फिर घर में बहुओं में मनमुटाव होने लगा। कभी कभार बेटे भी आपस में लड़ने लगे और अपनी माँ को ही उल्टा सीधा सुनाने लगे। रामलाल जी हमेशा इस बात को ये सोच करके टाल देते थे कि घर में 4 बर्तन होते हैं तो खड़कते ही हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके बेटे बहू के सिखाए में रहते हैं। जैसा बहुएं कहती है वैसा ही उनके दोनों बेटे करते हैं। अब तो रामलाल जी की भी उम्र हो गई थी और घर के कलह ने उनके बुढ़ापे को और भी जल्दी ला दिया था। कभी कभी रामलाल जी को अपने बेटे और बहू की लड़ाई झगड़े से ऐसा लगता था कि घर छोड़ करके कहीं चले जाए। घर में बेटे बहुए दिन रात किच किच कलह करते रहते थे, कभी छोटी बातों के लिए, कभी जिस बात का कोई मतलब नहीं होता उन बातों के लिए। और अब तो गायत्री जी की भी तबीयत साथ नहीं देती थी। गायत्री जी को दमे की समस्या थी। रामलाल जी शहर जाकर उनका इलाज कराते थे। एक भी बेटा अपनी माँ को दिखाने के लिए शहर नहीं ले जाता। खेती का जितना पैसा आता उसको मोहित रख लेता। दुकान का पैसा जितना आता वह सारा पैसा शामू रख लेता। अब घर में खर्चे के लिए समस्या आने लगी। गायत्री जी की उम्र हो रही थी, गाय भैंस का काम करना अब उनसे होता नहीं था, थक जाती थी। ऊपर से दमे की समस्या थी। गायत्री जी के इलाज में भी तो पैसे लगते थे। बेटों से पैसे मांगो तो साफ साफ मना कर देते। और अभी 2 महीने पहले तो यह नौबत आ गई थी कि दोनों ही बेटे आपस में जमीन जायदाद के बंटवारे को लेकर उलझ गए थे। एक भी बेटा घर के खर्चे में अपना एक भी पैसा खर्चा नहीं करना चाहता था। दोनों ही बेटे न्यारे अलग होने की बात कर रहे थे। रामलाल जी को अपने घर की बड़ी चिंता हो रही थी
क्योंकि अब उनकी जंग बुढ़ापे या अपनी पत्नी की बीमारी से नहीं थी, बल्कि अब तो उनकी जंग अपने बेटे और बहुओं से ही थी। इस उम्र में उन्हें अपने बच्चों के द्वारा देखभाल किए जाने की जरूरत थी, लेकिन बेटे तो जमीन जायदाद के लिए आपस में ही लड़े जा रहे थे। उन्हें अपने बूढ़े माँ बाप की जरा सी भी फिक्र नहीं थी। रामलाल जी ने एक दिन अपने दोनों बेटों को पास बिठाकर समझाने की कोशिश की कि बेटा, तुम दोनों अपना अपना कमा रहे हो, अपना अपना खर्चा भी किया करो। दोनों अपने पैसे बचा कर रख लेते हो तो घर का खर्चा कौन चलाएगा? या तो फिर तुम दोनों कमा करके मुझे दो, मैं घर के खर्चे चला लूंगा, कोई कमी नहीं होने दूंगा। लेकिन इस बात के लिए एक भी बेटा बहुत तैयार नहीं था। उन्हें तो बस ऐसा लग रहा था कि आज के आज ही पिताजी सारी जमीन जायदाद का बंटवारा करके हमको दे दे, एक एक खेत का बंटवारा कर दे। वो किसी को साथ नहीं रखना चाहते, ना किसी के साथ रहना चाहते, अपनी अलग अलग जिंदगी बसाना चाहते हैं। माँ बाप की चिंता तो एक भी बेटे को नहीं थी। बहुओं को हमेशा अपने बूढ़े सास ससुर खटकते रहते, जिसकी वजह से गायत्री जी हमेशा ही परेशान रहती थी। उन्हें बहुएं अब खाने पीने में भी तंग करने लगी थी। कुछ भी बनाती थी तो जब तक उनके खाने की बारी आती थी तब तक गायत्री जी के लिए खाना ही खत्म हो जाता था, या फिर बाद की एक आध रोटी बचती थी। रामलाल को तो फिर भी बहुएं भरपेट खाना खिला देती थी, लेकिन गायत्री के लिए कुछ अलग ही खटास थी बहुओं के मन में। पता नहीं क्या खुन्नस निकाल रही थी अपनी सास से। हालांकि यह बात रामलाल जी से छुपी नहीं थी और वह हमेशा अपनी पत्नी को लेकर चिंतित भी रहते थे, लेकिन उन्होंने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया था। उनके हाथ में तो एक भी पैसा नहीं था। खुद को असहाय महसूस करने लगे थे। पत्नी की दवाइयों के लिए भी पैसों की जरूरत होती तो बेटों के आगे हाथ फैलाना पड़ रहा था। तब जाकर कभी कभार बेटे दया करके थोड़े बहुत पैसे देते और उस पर भी एहसान जताते थे कि हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं। रामलाल जी अपने कमरे में बैठी थी, तभी गायत्री जी बोली, सब कुछ शामू के पिताजी तुम्हारा ही किया हुआ है। तुमने ही तो यह घर बनवाया है, दुकान को खोलने में तुमने मदद की है पूरी, सारे पैसे तो तुम्ही ने लगाए हैं, खेती भी तुम्हारी है। लेकिन बच्चों ने तो हमारे सारे पैसों पर, जमीन पर, दुकान पर कब्जा कर लिया। उस पर भी लड़ते झगड़ते रहते। हम तो कभी उनसे कोई उम्मीद ही नहीं करते। अरे लेकिन सुकून से दो रोटियां तो खाने दो। तभी सरपंच की आवाज आती है और रामलाल और गायत्री अपने अपने विचारों से बाहर आ जाते हैं। रामलाल, अरे वो रामलाल, तुम किस सोच में डूब गए हो? तुम्हारे बेटों ने ये फैसला किया है कि वह तुम्हारी सारी जमीन जायदाद को आधा आधा बांट लेंगे, और जो तुम्हारा पक्का घर है उसको तुम्हारा बड़ा बेटा लेना चाहता है, और जो तुम्हारा पुराना कच्चा घर है उसको छोटा बेटा ले लेगा, लेकिन उसको बनवाने के लिए बड़ा बेटा कुछ पैसा देगा। तुम्हारी क्या राय है इस बारे में? सारे पंचों को भी यह फैसला सही लग रहा है कि तुम्हारे घर और जायदाद को तुम्हारे बेटे आधा आधा लेने के लिए तैयार है तो दे दिया जाए। सारे पंचों का कहना है कि दोनों बेटों में आधी आधी जमीन और घर को बांट दिया जाए तो लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ करेगा। अपने झुकाए हुए सर को ऊपर उठाते हुए रामलाल जी अपने यादों के भंवर से बाहर निकले और चारों तरफ गांव की भीड़ को देखकर और अपने घरेलू झगड़े को पंचायत में देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। बड़ी मुश्किल से अपनी जगह से उठकर सरपंच जी के पास पहुंचे और बोले, सरपंच जी, आपने तो अपना फैसला सुना दिया है, बेटों ने भी अपना अपना विचार बता दिया है, लेकिन अभी तक मैंने अपना फैसला नहीं किया है और ना ही अभी तक मैंने कुछ बोला ही है। मेरी भी तो राय आप सुनेंगे, तभी कुछ फैसला करोगे। रामलाल जी की बातों को सुन करके सारे पंच दंग रह गए और सोचने लगे कि ये बात तो सच है, हमने रामलाल जी से तो कुछ पूछा ही नहीं था, केवल हमने तो फैसला ही सुनाया था और उसके ऊपर उनकी रजामंदी चाहिए थी। लेकिन अभी तक रामलाल ने कुछ बोला नहीं, लेकिन अब कुछ बोलना चाहते हैं। तब पंचों ने एक दूसरे की तरफ देखा तो सरपंच जी बोले, बिल्कुल रामलाल, तुम्हारी बात को जरूर सुना जाएगा। तुम बताओ क्या चाहते हो? जो तुम चाहते हो वही होगा। हम सब तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं, तुम एक बहुत ही नेक दिल इंसान हो। अरे 6 महीने पहले तुम भी तो हमारे पंचों में ही शामिल थे, गांव के सारे मामलों को निपटाने में हमारी सहायता करा किया करते थे। तुम्हारी सलाह लिए बिना हम कोई भी निर्णय नहीं लेते थे, लेकिन आज मुसीबत ये आन पड़ी है कि आपके घर का मामला पंचायत में आ गया है।
तो आप जो भी कहेंगे उसको हम सुनेंगे तो जरूर। सर को उठाकर स्वाभिमान के साथ रामलाल जी बोले, बेटों ने अपना फैसला सुना दिया है और वह मेरी आधी आधी जमीन और घर को बांट लेना चाहते हैं और मेरा भी बंटवारा कर लिया है कि 6 महीने तक एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को रखेगा और 6 महीने के बाद दूसरा बेटा अपने माँ बाप को रखेगा। मतलब कि बेटों ने जायदाद के साथ साथ अपने बूढ़े माँ बाप का भी बंटवारा कर लिया है। रामलाल जी पूरे आत्मविश्वास के साथ कड़क आवाज में बोले, सरपंच जी, मुझे ये फैसला मंजूर नहीं है कि मेरे बेटे मुझे 6 6 महीने के लिए बांटे और मेरी जमीन को बांट ले। मेरा फैसला यह है कि मेरी सारी जमीन और घर मेरा ही रहेगा। मैं दोनों में से एक भी बेटे को अपनी जायदाद का जरा सा भी हिस्सा नहीं दूंगा और जिस भी बेटे को मेरी जायदाद का पैसा खर्चे के लिए चाहिए तो वह मेरे घर में आकर 6 महीने के लिए रह सकता है और मेरी पत्नी की सेवा कर। मैं किसी के घर जाकर नहीं रहूंगा। ये घर मैंने बनवाया था, जमीन मैंने खरीदी थी, तो ये तो सवाल ही नहीं उठता कि मैं 6 महीने के लिए किसी बेटे के घर जाकर पड़ा रहूं। बेटों को बोल दो तुम, अगर उन्हें मेरी जमीन का पैसा चाहिए, दुकान का पैसा चाहिए, तो 6 6 महीने आकर के मेरे घर में रहे और हम लोगों की सेवा करे, तो ही मैं उनको कुछ पैसे दिया करूंगा, नहीं तो मेरे घर से और जमीन से निकल जाए। मैं उन दोनों को बेदखल करता हूँ अपनी सारी जायदाद और जमीन से। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक बेटे मेरे पास आकर रहे, मैं बेटों के पास जाकर नहीं रहूंगा। रामलाल जी की बात सुनकर दोनों बेटे हक्के बक्के से खड़े रह गए। सरपंच और गांव के सभी लोग रामलाल जी के निर्णय को सुनकर तालियां बजाने लगे कि वाह, रामलाल जी ने कितना अच्छा निर्णय लिया है। रामलाल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। गायत्री के आसपास बैठी हुई औरतें भी एक दूसरे को देखकर सराहना करने लगी। आखिरकार सारी जमीन और जायदाद तो रामलाल और गायत्री की है। बेटे उनकी जमीन को लेकर उन्हीं को अपने घर में 6 6 महीने रख करके एहसान जताने की बात कर रहे थे। हमने तो ये सोचा ही नहीं। लोगों के बीच में कानाफूसी शुरू हो गई। तब सरपंच जी ने सबको चुप रहने के लिए कहा और बोले कि अब हमारा फैसला भी सुन लो। सुनो लोगों, रामलाल जी ने जो अपना फैसला बताया है, हम सारे पंचों की राय यही है कि रामलाल जी ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। फिर दोनों बेटों की तरफ देखते हुए सरपंच जी बोले, तुम दोनों अपना कहीं और रहने का इंतजाम कर लो और अगर दोनों अपने पिताजी और माताजी की सेवा करने के इच्छुक हो तो जाकर के उनके घर में रह सकते हो, लेकिन सेवा करनी पड़ेगी माँ बाप की, और जिसको नहीं करनी वो जहाँ चाहे वहां जाकर रह सकता है। अब दोनों बेटे पंचायत का फैसला सुन करके एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए और अपने इस फैसले पर पछता रहे थे कि घर का सारा मामला पंचायत वे दोनों ही तो लेकर गए थे और आज उन्हीं पर यह फैसला उल्टा पड़ गया, भारी पड़ गया। सारे गांव के सामने उन्हें ही पंचायत ने घर से निकलने का फरमान सुना दिया। रामलाल जी ने कितना मना किया था कि बेटा, घर की बात घर में ही रहने दो, पंचायत में ले जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन दोनों में से एक भी बेटा इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था और घर का मामला पंचायत में 4 लोगों के बीच में लेकर आ गए थे। अब जब पंचायत में घर का मामला आ ही गया था और पंचों ने अपना फैसला भी सुना दिया, अब दोनों बेटों को उनका फैसला मानना ही पड़ेगा। लेकिन फैसला ऐसा हुआ था कि जिसकी उन दोनों बेटों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अरे वो तो आधी आधी जमीन लेकर बूढ़े माता पिता से छुटकारा पाना चाह रहे थे, लेकिन ये क्या हो गया, जमीन जायदाद तो मिली नहीं बल्कि पंचायत ने उन्हें घर से निकलने का ही फरमान सुना दिया। दोनों बेटे हक्के बक्के से एक दूसरे को देखते रह गए। रामलाल जी का फैसला सुनकर के सभी लोग उनकी सराहना करने लगे। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी जायदाद। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी और रामलाल जी का फैसला आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ एक और अच्छी सी कहानी के साथ, तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।